मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज बीए पार्ट 3 की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। हमने अपनी पिछली क्लासेस में मार्क्स के दर्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत को पढ़ा था, जो कि एक तरह से आधार है मार्क्स के समस्त चिंतन का। मार्क्स का ये चिंतन हीगल और फ्यूयरबाख से लिया गया है। मूल रूप से ये हीगल की अवधारणा पर आधारित है, जो द्वंद्वात्मकता से शुरू होती है। हीगल के आध्यात्मिक द्वंद्वात्मकता को मार्क्स ने फ्यूयरबाख के भौतिकवाद से जोड़ा और उसके माध्यम से उन्होंने वस्तु, पदार्थ या आर्थिक तत्व को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। उसमें उन्होंने हीगल के द्वंद्वात्मकता, जिसके 3 चरण हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद, उसको जोड़ा और उसके माध्यम से उन्होंने बताया कि सृष्टि में हर समय ये द्वंद्व चलता रहता है और इस द्वंद्व के माध्यम से ही परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, और पदार्थ में आने वाला परिवर्तन अचानक से होता है और इसी से विकास होता है। तो एक तरह से उन्होंने हीगल के दर्शन के बारे में कहा कि वो सिर के बल खड़ा था और उसे मैंने पाँव के बल खड़ा कर दिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हीगल ने दिया, मार्क्स ने दिया, वो सिद्धांत है आर्थिक नियतिवाद या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इस दर्शन को ही जब हम आगे बढ़ाते हैं तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत सामने आता है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में मार्क्स ये बताते हैं कि हर युग में इतिहास में जो हमें दिखाई देता है वो वास्तव में परिवर्तन जितना भी होता है, वो सारा परिवर्तन राजनीतिक स्तर पर या राजा महाराजाओं के माध्यम से नहीं होता, बल्कि उत्पादन के साधनों में होने वाले परिवर्तन से होता है। उसी के आधार पर उत्पादन के संबंधों में भी परिवर्तन आता है। जैसे उन्होंने 6 युग में पूरे इतिहास को बांटा। 5वीं स्थिति में उन्होंने पूंजीवाद को लिया, जो तात्कालिक समय में यानी मार्क्स के समय में मौजूद था, और उसके अंतिम अवस्था के रूप में यानी 6ठे युग के रूप में साम्यवादी युग को लिया है, जहाँ पर कि राज्य नहीं होंगे, वर्ग नहीं होंगे, एक राज्य विहीन वर्ग विहीन व्यवस्था होगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति समान होगा, अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। उसी के अगले चरण के रूप में वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। वेपर के अनुसार मार्क्स के चिंतन में वर्ग संघर्ष की जो धारणा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये सिद्धांत एक तरह से, जैसे अभी हमने बात की इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, और आगे हम पढ़ेंगे कभी, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है। सेबाइन का भी यही मानना है कि मार्क्स वर्ग संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानते हैं और हर युग में उसी के माध्यम से परिवर्तन आया है। जैसा कि मार्क्स ने कहा है कि वर्ग आधारित समाज में विकास की प्रेरक शक्ति वर्ग संघर्ष होती है। यानी वर्ग संघर्ष ही जितना भी ज्ञात इतिहास है उसमें सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। अब यहाँ हमने इस अवधारणा में, इस सिद्धांत में 2 शब्दों को देखा है, वर्ग और संघर्ष। इनका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात आती है वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं मार्क्स वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो। विशेष प्रक्रिया से संबंधित होने के साथ साथ इनके जो साधारण हित हैं वो भी एक होने चाहिए। और क्योंकि मार्क्स आर्थिक तत्वों पर बहुत ज़्यादा बल देता है, इसलिए वो कहते हैं कि जिस समूह के लोगों के आर्थिक हित एक समान होते हैं, जैसे मिल मालिक, उनका जो समूह है उनके आर्थिक हित एक समान है, जमींदार उनका जो समूह है उनके आर्थिक हित एक समान है, किसान है, मजदूर हैं, तो इनके जो अलग अलग समूह हैं उनके आर्थिक हित समान हैं, तो उनको वर्ग कहा जाता है मार्क्स के शब्दों में। अब देखते हैं दूसरे शब्द को, यह है संघर्ष। संघर्ष का क्या अर्थ लेते हैं? सामान्य तौर पर हम लोग संघर्ष का अर्थ लड़ाई से लेते हैं, लेकिन मार्क्स इसका व्यापक अर्थ लेते हैं।
वो कहते हैं असंतोष, रोष और आंशिक असहयोग ये संघर्ष से जुड़ा है, यानी संघर्ष इसे कहते हैं। संघर्ष का अर्थ ये नहीं है कि हर समय युद्ध की स्थिति बनी रहे, बल्कि इसका अर्थ है कि समाज में एक वर्ग ऐसा है जिसकी आवश्यकता पूरी नहीं होती और वो हमेशा असंतुष्ट रहता है। ये असंतुष्ट वर्ग समय समय पर अलग अलग रूप में इसको प्रकट करता है, जैसे हड़ताल करके, असहयोग करके, धरना दे करके। और जब ये असंतोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, असहनीय हो जाता है, तो मार्क्स कहते हैं द्वंद्ववाद के आधार पर ये संघर्ष क्रांति में बदल जाता है। और इस क्रांति में जो शोषित वर्ग है उसका पतन निश्चित है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मार्क्स यहाँ पर कहते हैं। तो इस तरह से मार्क्स बिल्कुल अलग बात कहते हैं अन्य विचारकों से, जहाँ अन्य विचारक समाज के विकास को वर्गों के आपसी तालमेल, सहयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर मानते हैं, वहीं मार्क्स इसके उलट वर्गों के आपसी संघर्ष के माध्यम से समाज का विकास मानते हैं। वो कहते हैं जितना भी परिवर्तन समाज में आता है वो वर्ग संघर्ष के आधार पर आता है और इसी से समाज का विकास होता है। जैसे अलग अलग युग में हम देखें तो वो कहते हैं जैसे दास युग में मालिक और दास, सामंती युग में सामंत और किसान, और पूंजीवादी युग की बात करें तो उसमें भी उन्होंने समाज को दो भागों में बांटा है। इस आधार पर जो वर्ग संघर्ष की व्याख्या मार्क्स दे रहे हैं उसमें उनका मानना है कि समाज में दो वर्ग होते हैं वर्तमान में जो पूंजीवादी युग है उसमें। एक है पूंजीपति या जिसे बुर्जुआ कहा जा सकता है, और दूसरा है श्रमजीवी या जिसे सर्वहारा कहा गया है। बुर्जुआ वर्ग संपत्ति का मालिक है, कल कारखानों का मालिक है, और जो श्रमजीवी है वो अपने श्रम को बुर्जुआ वर्ग को या पूंजीपति को बेचता है। और जो बुर्जुआ वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, वो श्रमिक वर्ग का शोषण करता है और जो कुछ भी वो बेचता है वो श्रमिक के श्रम पर आधारित होता है। पूंजीपति इससे लाभ कमाता है। इन दोनों के जो संबंध हैं वो बिल्कुल विरोधाभासी है, एक दूसरे से विपरीत है। क्यों है? क्योंकि एक का जो उद्देश्य है वो है, यानी पूंजीपति का उद्देश्य है कम मजदूरी देना और अधिकाधिक लाभ कमाना, मजदूर से अधिक काम लेना, जबकि श्रमिक मजदूरी पाना चाहता है और अपना श्रम उसके बदले में देता है। तो दोनों के हितों में विरोध होने के कारण संघर्ष चलता है। ये संघर्ष तब तक चलता है जब तक कि वर्ग संघर्ष तेज होकर क्रांति की दिशा में नहीं बदल जाता। मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी युग में वर्ग संघर्ष बेहद बढ़ जाता है और निरंतर प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप जो सारी पूंजी है और ज़मीन है वो थोड़े से लोगों के हाथ में इकट्ठी हो जाती है और श्रमिक वर्ग में मध्यम वर्ग में मिल जाता है, क्योंकि मध्यम वर्ग अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। धीरे धीरे पूंजीपति वर्ग जो बहुत थोड़ी संख्या में है और जिसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पूंजी है उसका आकार कम होता जाता है और श्रमिक वर्ग का आकार बढ़ता चला जाता है, क्योंकि मध्य वर्ग भी उसमें शामिल हो गया। धीरे धीरे उत्पादन बढ़ता है, परंतु जो गरीब श्रमिक हैं उनकी क्रय शक्ति उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। जब श्रमिक अपनी चेतना से सुदृढ़ होने की कोशिश करते हैं और आंदोलन करते हैं तब धीरे धीरे पूंजीपतियों का समाप्त होना निश्चित होता है। और इसीलिए मार्क्स कहते हैं दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए संपूर्ण संसार है। जब ये संघर्ष खत्म होता है तो उत्पादन के साधनों को सामाजिक स्वामित्व में रखकर पुराने पूंजीपतियों को श्रमिक बन जाने को विवश किया जाएगा, जिससे समाज के सभी सदस्य उत्पादन करने वाले होंगे और दूसरों के श्रम पर पलने वाला कोई भी नहीं होगा। इस तरह से एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। ये जो पूरी क्रिया है ये कई चरणों में गुजरती है
और प्रत्येक वर्ग संघर्ष एक राजनीतिक संघर्ष भी होता है, क्योंकि पूंजीपतियों को राज्य का संरक्षण होता है। इसलिए मार्क्स ये मानते हैं कि जब पूंजीपति खत्म हो जाएंगे तो राज्य भी स्वतः ही खत्म होने लगेगा। इस तरह से पूंजीवादी व्यवस्था जो है उससे धीरे धीरे समाज मुक्त होने लगेगा। तो कुल मिलाकर के जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, इसमें उत्पादन संबंधों के आधार पर समाज में वर्ग विभाजन है। आपसी संघर्ष के माध्यम से समाज का विकास होता है, सहयोग के माध्यम से नहीं होता। समाज में दो वर्ग हैं जिनके हित परस्पर विरोधी हैं। जब तक वर्ग में वर्ग चेतना और वर्ग संगठन नहीं होगा, तब तक क्रांति की दिशा में संगठन तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता। वर्ग संघर्ष क्रांति को जन्म देता है और उसके माध्यम से एक वर्ग की सत्ता दूसरे वर्ग के हाथ में चली जाती है। तो इस तरह से वर्ग संघर्ष और इतिहास की आर्थिक व्याख्या के माध्यम से मार्क्स ने श्रमिकों को न केवल उनकी विजय का विश्वास दिलाया, बल्कि जैसा कि फ्रेडरिक वैटकिंस ने लिखा, उन्हें यह भी विश्वास दिलाया कि ये अंतिम संघर्ष है और इसके बाद में साम्यवादी समाज की स्थापना का सवेरा शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये हुआ वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। अब देख लेते हैं इसकी आलोचना। बहुत से तर्कों के आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। सबसे पहली आलोचना है, मानव का इतिहास संघर्ष का इतिहास नहीं है। हम लोग अगर देखें तो जो भी प्रगति हुई है, उत्थान हुआ है, वो आपसी सहयोग से हुआ है, न कि संघर्ष से हुआ है। समाज के विभिन्न वर्ग मिलजुल कर रहते हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे किसान हो, श्रमिक हो, क्योंकि कोई भी अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है और सभी के सहयोग से एक समाज और राज्य बनता है। दूसरी आलोचना की जाती है कि वर्ग की जो धारणा है वो अस्पष्ट और दोषपूर्ण है। हम अगर देखें तो आजकल मजदूर भी किसी भी उद्योग के शेयर्स को खरीद सकते हैं और उसके हिस्सेदार बन सकते हैं, और काफ़ी हद तक हम देखें तो कल कारखाने के मालिक की तरह ही वो भी हैं। तो उस स्थिति में वर्ग को हम बहुत ज़्यादा मार्क्स के हिसाब से दी गई परिभाषा से नहीं समझ सकते। तीसरी आलोचना की जाती है कि समाज में केवल दो ही वर्ग नहीं होते। अगर हम इसको मान लें कि दो ही वर्ग है, तो फिर इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या अन्य हैं, शिक्षक हैं, उनको पत्रकार हैं, लोक सेवक हैं, उनको हम कहाँ रखेंगे, किस वर्ग में रखेंगे? वो श्रमिक तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस वर्ग के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए जो मध्यम वर्ग में आता है, और मार्क्स का ये सिद्धांत जो वर्ग संघर्ष का है, इसमें इसे स्वीकार नहीं किया गया। एक और आलोचना की जाती है, वो है कि मार्क्स ने जो क्रांति की अवधारणा दी है और उन्होंने जो कहा है वो गलत सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की क्रांति के बाद निश्चित रूप से एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी, लेकिन वो आज तक नहीं हुई। क्रांति हुई, चीन में हुई, रूस में हुई, क्यूबा में हुई, पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देशों में हुई, हॉलैंड, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, लेकिन वहाँ भी मार्क्स जिस धारणा की कल्पना देते हैं उस तरह से नहीं हुई। और अगली आलोचना आती है, मार्क्स की भविष्यवाणी का वैज्ञानिक आधार नहीं है। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का जो प्रतिपादन उन्होंने किया है, जैसा वो कहते हैं कि श्रमजीवी वर्ग या श्रमिक की अंतिम विजय होगी, इसके बाद में अधिनायकत्व स्थापित होगा उनका, तो इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, तर्कसम्मत आधार नहीं है, और ना ही ऐसा दिखाई देता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि पूंजीवाद का नाश होने के बाद में हमेशा जो श्रमिक वर्ग है उसकी ही विजय हो। अधिनायक तंत्र भी आ सकता है और भी कोई तरह की प्रणाली आ सकती है, तो ये भी कोई बहुत सही नहीं है। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो मार्क्स का जो ये सिद्धांत है एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया का सरलीकरण करता है, जबकि ऐसा है नहीं। इसमें वर्ग व्यवस्था का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं है, इतिहास की कोई ठोस व्याख्या नहीं है, सर्वहारा वर्ग के पारस्परिक मतभेदों के बारे में कोई सरल सिद्धांत नहीं है। फिर भी इसका कुछ महत्व है कि इसने इतिहास की व्याख्या वर्ग हितों के आधार पर की। हालांकि बहुत सी व्याख्याएं मार्क्स की गलत भी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रत्यक्ष रूप से जो पूंजीवाद की बुराइयां हैं वो ये सिद्धांत हमें बताता है और उन्हें दूर करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कम से कम प्रेरित भी करता है, जिससे पूंजीवाद के शोषण से बचा जा सके। आज के लिए इतना ही।